प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की खुशी की अवधारणा के बारे में। अरस्तु के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए उसकी खुशी की ये जो अवधारणा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये प्रश्न आता है कि राज्य क्यों आवश्यक है या व्यक्ति क्यों राज्य का सदस्य बने, तब अरस्तु ये कहता है कि राज्य सद जीवन या अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब ये अच्छा जीवन क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं गुड लाइफ, तो ये गुड लाइफ या अच्छा जीवन क्या है, ये सदजीवन क्या है? तो अरस्तु कहता है कि अच्छा जीवन या सदजीवन वो है जिसमें खुशी हो, और इस खुशी के लिए ही राज्य आवश्यक होता है। व्यक्ति खुशी या आनंद प्राप्त करने के लिए ही राज्य या समाज में रहता है। अब प्रश्न उठता है कि आनंद क्या है, खुशी क्या है? तो पॉलिटिक्स में वह ये कहता है कि आनंद का अर्थ है बेहतर योग्यता या क्षमता को प्राप्त करना, अर्थात व्यक्ति के अंदर। अरस्तु ये कहता है कि हर व्यक्ति में, प्लेटो की तरह ये कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर सीमित क्षमताएं या योग्यताएं हैं, और हर व्यक्ति अपनी उन सीमित क्षमताओं और योग्यताओं के बल पर अपनी उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, या वह करना चाहता है जिसे करने की इच्छा उसके मन में है। जैसे मान लीजिए एक चित्रकार है, वो एक बेहतर पेंटिंग बनाना चाहता है। एक कवि है, वह एक बेहतर कविता लिखना चाहता है। एक कहानीकार है, वह एक अच्छी कहानी लिखना चाहता है। एक खिलाड़ी है, वह एक अच्छे खेल का प्रदर्शन करना चाहता है, बेहतर खेल का प्रदर्शन करना चाहता है, और जिस दिन वो ऐसा करता है उस दिन उसे खुशी या आनंद की प्राप्ति होती है। यानी हर व्यक्ति अपने भीतर की क्षमताओं की क्रियात्मक अभिव्यक्ति चाहता है, और वह उस क्रियात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं चाहता, बल्कि उस क्रियात्मक अभिव्यक्ति को उसके चरम पर ले जाना चाहता है। तभी उसे आनंद या खुशी की प्राप्ति होती है। लेकिन इस क्रिएटिविटी के लिए, इस सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए, इस क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति को अवकाश चाहिए। अगर अरस्तु कहता है कि अगर व्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करता रहे तो उसका मस्तिष्क कुंठित हो जाएगा, जबकि शासन चलाना या दूसरे जो बौद्धिक कार्य हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को शारीरिक श्रम से अवकाश मिले। मैं इस बात को आपको यूँ समझाता हूँ कि देखिए, एक व्यक्ति को कई कार्य करने आवश्यक होते हैं। जैसे सबसे पहली हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो खाना खाना है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें अपना खाना खुद ही बनाना हो, फिर बनाने के लिए भी अन्न उपजाना ज़रूरी है। ऐसा हो कि किसान, मान लो किसान ना हो, समाज में अन्न पैदा करने वाले लोग ना हो, और हमें ही अन्न पैदा करना पड़े, फिर पैदा करने के बाद हमें ही उसे पीसना पड़े, फिर हमें ही खाना बनाना पड़े। फिर हमने मान लो ये भी कर लिया, उसके बाद दूसरी आवश्यकता हुई कपड़ा। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए धागा चाहिए, धागे के लिए कॉटन चाहिए। फिर मान लो किसान नहीं है तो हम ही कॉटन पैदा करें, धागे निकालें, कपड़ा बुने, रंगे, ये सारे काम हम करें। इसी तरह अगर पाँवों में हमें जूते पहनने हैं तो उसके लिए चमड़ा लेकर आएं, चमड़े से जूते बनाएं। कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी इन
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारे शारीरिक श्रम हम खुद ही करने लगें, तो क्या हम वह कार्य कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहता हूँ या कोई अच्छी किताब लिखना चाहता हूँ, तो मुझे ये क्रियात्मक कार्य करने के लिए, ये सृजनात्मक कार्य करने के लिए क्या चाहिए? अवकाश चाहिए। किससे ये अवकाश चाहिए? शारीरिक श्रम से। जब मेरे ये जिन कार्यों का जिक्र मैं ये कर रहा हूँ, वह कार्य कोई और कर दे, तब मुझे इस बात के लिए अवकाश मिलेगा कि मैं अच्छी किताब पढ़ पाऊँ। आप विद्यार्थियों को अच्छी किताब से पढ़कर कुछ अच्छा पढ़ा पाऊँ या खुद अच्छी किताब लिख पाऊँ। यह सब कार्य करने के लिए मुझे शारीरिक श्रम से अवकाश चाहिए। लेकिन ये अवकाश कब मिलेगा? जब मेरे शारीरिक श्रम से जुड़े हुई या मेरी आवश्यकताओं से जुड़े हुए ये सारे शारीरिक श्रम वाले कार्य कोई और संपादित कर दे। ये कोई और मुझे कब मिलेंगे? जब मैं समाज में रहूँगा, जब मैं राज्य में रहूँगा। तो इस शारीरिक श्रम से अवकाश के लिए व्यक्ति राज्य में रहता है, समाज में रहता है, और इसी रूप में अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति के लिए एक आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य संस्था है। बिना राज्य के व्यक्ति नहीं रह सकता है। राज्य में रहकर ही उसे अवकाश की प्राप्ति होती है, और उस अवकाश में वह सृजनात्मक या क्रियात्मक कार्य करके खुशी या आनंद को प्राप्त करता है। वह खुशी या आनंद जो उसके जीवन का लक्ष्य है। अगर हम अकेले रह रहे हों, तो जैसे हम यहाँ एक कहावत हम कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता। तो अगर हम अकेले रह रहे हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकते। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है, और ये जो समाज में दूसरे लोगों की आवश्यकता है, यही हमें विवश करती है समाज में रहने के लिए। और जब हम समाज में रहते हैं तो जैसे होता है कि कई बर्तन जब इकट्ठे रहते हैं तो बचते हैं, वैसे ही जब समाज में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनमें विवाद भी होता है, झगड़े भी होते हैं। उनका सुलटारा किसके माध्यम से होगा? वह राजनीति के माध्यम से होगा, वह राज्य के माध्यम से होगा, राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों या संविधान के माध्यम से होगा। इसलिए व्यक्ति एक मूलभूत रूप से सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के होने के साथ साथ अरस्तु की नज़र में वह अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक प्राणी भी है। वह राज्य में रहता है। तो इस तरह से अरस्तु ये समझाता है कि व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वह खुशी या आनंद की प्राप्ति करना है, और ये खुशी या आनंद उसे तब मिलती है जब वह अपने भीतर की योग्यताओं या क्षमताओं को चरम रूप में विकसित करे। और ऐसा करने के लिए या अपनी योग्यताओं या क्षमताओं को क्रियात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए उसे शारीरिक श्रम से आवश्यकता चाहिए, से अवकाश चाहिए। और ये शारीरिक श्रम से उसको जो अवकाश मिलता है वह समाज में रहने से मिलता है, वह राज्य में रहने से मिलता है। इस प्रकार राज्य ही व्यक्ति को अवकाश प्रदान करता है। अरस्तु की नज़र में केवल शारीरिक श्रम मस्तिष्क को कुंठित करता है। अगर शासन चलाना है, अगर बौद्धिक कार्य करना है, तो उसके लिए शारीरिक श्रम से अवकाश आवश्यक है। वह रिटोरिक्स में खुशी का और विस्तारित अर्थ करता है, और वह कहता है कि खुशी प्राप्त करने के लिए 4 चीज़ें जरूरी है। अवकाश के साथ साथ, अवकाश तो है ही, इसके साथ साथ संपत्ति जरूरी है। यहाँ अपने गुरु प्लेटो से बिल्कुल असहमति जताते हुए अरस्तु संपत्ति को व्यक्ति की खुशी के लिए आवश्यक मानता है। वह ये कहता है कि व्यक्ति कोई भी मानसिक या शारीरिक श्रम अगर करता है तो वह कुछ पाने की लालसा में करता है। अगर उसे उस श्रम के बदले में कुछ प्राप्त करने की आशा ना होगी तो वह श्रम नहीं करेगा, वह उत्पादन नहीं करेगा, वह कोई भी क्रियात्मक कार्य नहीं करेगा। इस क्रियात्मक कार्य या
शारीरिक श्रम के बदले में उसे कुछ प्राप्त होने की लालसा ही उसे उत्पादन कार्य की ओर अग्रसर करती है। और ये जो बदले में जो चीज़ प्राप्त होती है वह है संपत्ति। इसलिए अरस्तु संपत्ति को व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए या खुशी की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए जरूरी मानता है। दूसरी चीज़ खुशी के लिए जरूरी है वह है सुरक्षा, सिक्योरिटी। और ये सुरक्षा हमें मिलती है समाज में रहने से, राज्य में रहने से। हम अकेले अगर रहेंगे तो असुरक्षा का भाव हमारे भीतर रहेगा, और अगर असुरक्षा का भाव अगर हमारे भीतर है तो हम वह कार्य नहीं कर सकते, या हम आगे बढ़ने के लिए, हमें अपनी जीवन में विकास करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते अगर हमारे भीतर असुरक्षा का भाव है। हमारे भीतर जो सुरक्षा का भाव है वह इसलिए ही है क्योंकि हम समाज के बीच में रह रहे हैं, समाज के मध्य में रह रहे हैं। फिर खुशी के लिए ज़रूरी है अच्छा परिवार, फैमिली, जहाँ से जो हमारी सुरक्षा का पहला चरण है। और फिर अच्छी सामाजिक स्थिति, जिसे हम कहते हैं हमारा सोशल स्टेटस। व्यक्ति जो कुछ करता है, जैसा मैंने कहा कि उसके बदले में उसकी कुछ लालसाएं होती है, और उसमें से एक बड़ी लालसा ये होती है कि हम अपना एक अच्छी सामाजिक परिस्थिति या सोशल स्टेटस चाहते हैं, और हम सब कुछ उस सोशल स्टेटस के लिए करते हैं। ये सोशल स्टेटस हमारी जो अच्छी सामाजिक परिस्थिति होती है वह हमें आनंद देती है, वह हमें खुशी देती है। अगर 4 लोग हमें जानते हैं, अगर समाज में हमारी एक पहचान है, तो वो जो पहचान है वो पहचान हमारे आनंद का, हमारी खुशी का एक जरिया होती है। एथिक्स किताब में वह खुशी को नैतिक गुणों के साथ जोड़ता है, तर्क के साथ जोड़ता है कि हमें जो खुशी है वो नैतिक गुणों और तर्क के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रकार इन तीनों किताबों को के मिलीजुली बात अगर हम करें तो अरस्तु के लिए खुशी उसकी फिलॉसफी में एक महत्वपूर्ण धारणा है, और व्यक्ति का चरम लक्ष्य इस आनंद की प्राप्त करना है, खुशी को प्राप्त करना है। और आनंद का अर्थ है बेहतर योग्यता या क्षमता को प्राप्त करना, अपनी भीतर की जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनमें कुशलता को प्राप्त करना और उनका प्रदर्शन करना, उन्हें बाहर लाना। और इसके लिए क्या आवश्यक है? पहली चीज़ जो मैंने बताई, जो पॉलिटिक्स में वो कहता है, अवकाश। हमें किसी भी सृजनात्मक कार्य के लिए, क्रियात्मक कार्य के लिए, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के विकास करने के लिए अवकाश आवश्यक होता है, और यह अवकाश हमें समाज में रहकर मिलता है। एक और उदाहरण से मैं इस बात को और स्पष्ट करूं कि मान लीजिए आप में से कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, आप में वह योग्यता है, वह क्षमता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकें, लेकिन इस प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में अपनी योग्यताओं, क्षमताओं को साबित करना होगा। आईएएस की परीक्षा देनी होगी, आरएएस की परीक्षा देनी होगी। अब इसके लिए जो आपकी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। इस तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए? शारीरिक श्रम से अवकाश। मान लो आपको दिन भर शारीरिक श्रम करना हो और फिर आपको कहा जाए कि अब आरएएस आईएएस की तैयारी करें, तो आप कर पाएंगे? नहीं। तो ये शारीरिक श्रम से विश्राम या अवकाश कब मिलेगा आपको? जब आप समाज में रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे, आपके शारीरिक श्रम से संबंधित कार्य कोई और कर देगा, तब आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो खुशी के लिए ज़रूरी है, संपत्ति, जिसकी जिक्र भी मैंने किया। तीसरी चीज़ अरस्तु जो खुशी के लिए आवश्यक मानता है वह परिवार, फैमिली। व्यक्ति अकेला खुश नहीं रह सकता। वह खुशी व्यक्ति एक दिन, 2 दिन, महीने भर खुश रह लेगा, लेकिन अकेला व्यक्ति आखिरकार निराशा के भंवर में जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज की तारीख में भी अगर हम बात करें, वह व्यक्ति अगर हम आत्महत्या के केसेस को आज देखें तो आत्महत्या ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं, जो निराशा के शिकार हैं। निराशा क्यों है? क्योंकि अकेलापन है, और ये अकेलापन जो होता है वह आपको खुशी नहीं दे रहा है, बल्कि मृत्यु की ओर ले जाता है, निराशा की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को परिवार
में रहना, खुशी के लिए व्यक्ति को परिवार में रहना आवश्यक है। चौथी चीज़ सामूहिकता, कम्युनिटी। फिर परिवार की अगली सीढ़ी होती है सामूहिकता। हमारे मित्र, हमारे साथी, जहाँ हम नौकरी करते हैं या जहाँ हम पढ़ते हैं, अब वो हमारी स्कूल के साथी हो सकते हैं, हमारे कॉलेज के साथी हो सकते हैं, या वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वो जो कम्युनिटी है जिसके बीच में आप रहते हैं, वह आपको खुशी देती है। पांचवी चीज़ है नैतिक गुण। आप आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है वह आपकी मॉरलिटी से डिसाइड होती है, आपकी नैतिकताओं से डिसाइड होती है। आपके जो सदाचार है, अच्छा आचरण जो आपका है, वह आपकी सामाजिक परिस्थिति को समाज में पहचान दिलाता है। इसलिए नैतिक गुण खुशी के लिए आवश्यक है। और तार्किक बुद्धि, रैशनैलिटी। अगर आप ये बात पहले भी मैंने कही थी आपको कि अरस्तु सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा सद्गुण मानता है वो तार्किक बुद्धि को मानता है। उसके बाद इमोशंस और सारी चीज़ें आती है। अगर आपके अंदर तार्किक बुद्धि नहीं है, व्यक्ति में अगर तार्किक बुद्धि नहीं है, तो वह मूर्खतापूर्ण निर्णय करेगा और वह मूर्खतापूर्ण निर्णय उसके दुख का कारण बनेंगे। इसलिए अगर खुशी और आनंद को प्राप्त करना है तो तार्किक बुद्धि का होना आवश्यक है, तार्किक होना अनिवार्य है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे।